हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं जो भी बच्चे मेरी क्लासेस का वेट करते हैं उनको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देहरादून का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज देहरादून की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने हरिद्वार और देहरादून ज़िले के जो भी लेक्चर्स कवर किए हैं, आई होप आप सबको बहुत कुछ समझ भी आया होगा और आप लोगों को बहुत कुछ लर्न भी हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। देहरादून ज़िला उत्तर पूर्व में उत्तरकाशी से मिलता है, पूर्व में ये टिहरी गढ़वाल से मिलता है, दक्षिण पूर्व में पौड़ी से मिलता है और दक्षिण पश्चिम में हरिद्वार से मिलता है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे ज़िले हैं जिनके साथ देहरादून की सीमा लगती है। देहरादून का क्षेत्रफल 3088 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं झंडे मेले के बारे में। झंडा मेला तो आप सभी जानते होंगे, जो भी देहरादून में रहते होंगे उनको झंडे मेले के बारे में पता होगा। ये गुरु राम राय जी की याद में लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? होली के 5 दिन बाद लगाया जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक निवासों के बारे में, क्योंकि देहरादून बसने से पहले यहाँ पर कई जातियाँ रही थी। तो आइए जानते हैं उन जातियों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर असुर आए थे, उसके बाद नाग आए थे, उसके बाद यक्ष जनजाति आई थी। लेकिन उसके बाद जब किरातों का आगमन हुआ तो उससे जितनी भी पहले की जनजातियाँ थी उनका पतन हो गया। उसके बाद किरातों के बाद यहाँ पर कुलिंद आए और कुलिंद का एक राजा था सुबाहु। उसके बाद यहाँ पे खस जनजाति आई, उसके बाद पांडव भी यहाँ पर आए, उसके बाद राजा परीक्षित आए। तो इतने लोग यहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो जितनी भी ये जनजातियाँ थी इन सब ने अपना अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं आगे पंवार वंश की तरफ। पंवार वंश का राजा था अजयपाल, जिसने कि सारे गढ़ों को जीत लिया था और उसी समय देहरादून भी गढ़वाल में शामिल हो गया था। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि देहरादून 1817 में मेरठ मंडल में शामिल हुआ था और 1975 में ये गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया था। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुने और साइड बाय साइड आप नोट्स भी बनाते जाएं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं तो आप उनके नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको भी लर्न होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि प्रद्युम्न शाह हार गया था और गोरखों का शासन हो गया था। और गोरखों का शासन कब से कब तक चला? 1804 से 1815 तक। आगे चलते हैं सिंगोली की संधि। सिंगोली की संधि से देहरादून टिहरी रियासत में शामिल हो गया था। 1816 में सिंगोली की संधि हुई थी, जिससे कि देहरादून टिहरी रियासत में शामिल हो गया था। 3 कैटेगरी होती हैं हिमालयाज़ की। पहली होती है वृहत, महान और हिमाद्री हिमालय। वृहत को ही हम महान भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। ये सबसे टॉप लेवल की चोटी होती है हिमालय की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लघु या मध्य हिमालय भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की जो चोटी आती है हमारी, वो आती है शिवालिक या बाह्य हिमालय भी इसे कहते हैं। तो देहरादून कहाँ बसा हुआ है? लघु हिमालय और शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय के बीच में। देहरादून में कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ भी हैं, जैसे कि आम, शीशम, साल, सागौन,
आंवला, बांस, ये सारी प्रमुख वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं पहाड़ी भाग की वनस्पति के बारे में। अब पहाड़ी भाग में देहरादून के पहाड़ी भागों में कौन कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं? देवदार मिलती है, चीड़ मिलती है, बांज मिलती है और बुरांस मिलता है। अब बात करते हैं इस यहाँ की नदियों के बारे में कि देहरादून में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। मैंने मैप की हेल्प से भी आपको नदियों के बारे में बताया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। यहाँ पर यमुना, टॉन्स, सौंग, गंगा और आसन नदी है। यमुना नदी बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम भाग में यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। देखिए ये एक पर्वत है, तो यमुना नदी इसके दक्षिण पश्चिम भाग में, ये पर्वत है बंदरपूंछ पर्वत, और इसके जो ये दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ से यमुनोत्री रिवर जो है वो निकलती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसकी एक सहायक नदी है, वो है टॉन्स नदी। अब बात करते हैं कि यमुना नदी कौन कौन से ज़िलों में बहती है। ये उत्तरकाशी और देहरादून ज़िले में बहती है, उसके बाद ये राज्य से बाहर चली जाती है। टॉन्स नदी को हम तमसा भी कहते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि टॉन्स नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे तमसा नाम से जाना जाता है। टॉन्स नदी दो नदियों के संगम पर बनी हुई है, पहली है रुपिन और दूसरी है सुपिन। पहले बात कर लेते हैं हम सुपिन नदी के बारे में। सुपिन नदी बंदरपूंछ पर्वत में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है एक, वहाँ से निकलती है। देखिए सुपिन नदी जो है वो बंदरपूंछ पर्वत, ये बंदरपूंछ पर्वत है, इसमें एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहाँ से हमारी सुपिन नदी निकलती है। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि यमुना नदी बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी है रुपिन नदी। रुपिन नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है आसन संरक्षण रिजर्व। आपको पता ही होगा आसन बैराज के बारे में, अगर आप देहरादून में रहते हैं तो डाक पत्थर के साइड ये आसन बैराज है। तो इसको 14 अगस्त 2005 को देश को समर्पित किया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। दूसरा, इस रिजर्व को प्रवासी पक्षियों का ऐशगाह भी कहा जाता है, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पर आसन बैराज में आती हैं। 2020 में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया था, और ये उत्तराखंड का पहला वेटलैंड था जो रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। और रामसर सम्मेलन जो है वो सबसे पहले ईरान में हुआ था, जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। कुछ ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि यमुना नदी पर हैं, चलिए जानते हैं उनके बारे में। ये परियोजनाएं हैं जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको शायद ये क्वेश्चन उनको देखने को मिले, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहली है ब्यासी परियोजना जो कि यमुना नदी पर है। दूसरा है लखवाड़ बांध, ये लोहारी गांव में स्थित है, और ये इसकी जो लंबाई है वो है 204 मीटर। 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया था। आगे हम बात करते हैं ढकरानी ढालीपुर परियोजना की। ये भी यमुना नदी पर स्थित है, और यमुना नदी पर एक शक्ति नहर, एक कैनाल है, वो निकलती है, तो ये उस पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ये यमुना नदी है, यहाँ से एक कैनाल निकल रही है, और ये है शक्ति कैनाल यानी कि शक्ति नहर। तो इसी नहर पर ढकरानी और ढालीपुर परियोजना है। पुलहाल, खोदरी, हथियारी परियोजना भी यमुना नदी पर ही बनी है।
टॉन्स नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? सबसे पहला है छिबरो बांध, दूसरा है कोठी बांध, तीसरा है किसाऊ बांध परियोजना और चौथा है इचारी बांध परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप कंसंट्रेट होके सुने। आगे हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पहला जो जल विद्युत केंद्र था वो था ग्लोगी जल विद्युत केंद्र, जो कि 1907 में मसूरी के पास एक जगह है भट्टा फॉल, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और 1912 से जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। कहाँ पर? ग्लोगी जल विद्युत केंद्र में। चंदबाड़ी ताल, इसे कासरो ताल भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। देहरादून में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। चूना पत्थर, संगमरमर मसूरी में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, डोलोमाइट और फॉस्फोराइट, ये खनिज देहरादून में पाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे खनिज भी हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं, जैसे कि खड़िया चौक, सेल खड़ी हो गई, बैराइट, सिलिका सैंड, ये खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। वैसे तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, लेकिन कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हम इस पॉइंट में भी जानेंगे। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी 3 ज़िलों में फैला हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, वो 820 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी स्थापना यानी कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? इसे टाइगर रिजर्व 15 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया था, जो कि इंडिया में इसकी जो रैंक है, इंडिया में जो इसकी रैंक है वो है 48th रैंक। उत्तराखंड का ये 2nd टाइगर रिजर्व है, क्योंकि फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कौन सा है? उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट है आनंद वन, जो कि झाझरा वन रेंज में स्थित है। अब बात करते हैं FRI की। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हैं और कई लोग यहाँ पर गए भी होंगे। ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ पे गई हूँ और कई लोग यहाँ पर घूम के भी आए होंगे। तो आज जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1906 में FRI की स्थापना हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1767 में कोलकाता में की गई थी, लेकिन 1942 में इसे देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था। पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में सर्वेक्षण विभाग ने सबसे पहला डाक टिकट जारी किया था। देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में हुई थी और ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना हुई थी 1960 में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना हुई थी 1968 में और 1976 में इसको देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं ONGC की। इसको तो आप सभी जानते होंगे और इसकी फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना हुई थी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।